नमस्कार, आपका ब्रेन मैथ इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था। आज अपन थर्ड जो चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे समतल। समतल क्या होता है? समतल का मतलब ये होता है कि एक समान सतह। एक समान सतह का मतलब जैसे अपन एक पेज ले लेते हैं, उस पेज एकदम प्लेन होगा, वो प्लेन सतह मतलब समतल सतह कहलाएगी। ठीक है। और अपन बात करें उसके बाद वक्र। वक्र क्या होता है? वक्र आप किस तरीके से भी एक सिंपल तरीके से कोई भी एक आकृति अपन ड्रॉ करते हैं, कोई भी डायग्राम बनाते हैं, जैसे इस तरीके से कोई डायग्राम बना दिया या अपन इस तरीके से बना दिए, सारे क्या कहलाएंगे? वक्र कहलाएंगे। आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे क्या कहलाएंगे? वक्र। ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास में, सरल साधारण वक्र और दूसरा है सरल बंद वक्र। सरल साधारण वक्र क्या कहलाता है? यानी सरल साधारण वक्र का मतलब अपन जिसको सिंपल तरीके से या साधारण तरीके से बना सकते हैं, या मैं आपको डायरेक्ट सीधी बात बोलूं कि यदि अपन को पेन उठाए कोई भी आकृति बना दी जाए, पेन को बिना उठाए, जैसे मैं इसको डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा? साधारण वक्र। देखो यहाँ पर ये बनाया मैंने, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी साधारण वक्र हो गया। यानी जहाँ पर मुझे पेन की उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और बिना कटे एक दूसरे की, या तो कोई रेखाखंड नहीं कट रहा हो या कोई भी डायग्राम जो बना रहे हैं अपन वो कटना नहीं चाहिए। जिस तरीके से अपन ने ये वाला डायग्राम बनाया है, देखो इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, तो ये क्या हुआ? एक दूसरे से क्रॉस हो गया, तो ये क्या हुआ? एक सरल साधारण वक्र नहीं हुआ। सरल साधारण वक्र वही होता है जो सिंपल तरीके से जिसको बनाया जा सकता है। ठीक है। यानी ये साधारण वक्र नहीं है, ये साधारण वक्र नहीं, क्योंकि एक दूसरे को ये काट रहे हैं ना, इसलिए साधारण वक्र नहीं। हाँ, इसकी बात करते हैं अपन। देखो ये बिना पेन उठाए और किसी को काट भी नहीं रहा है, तो ये भी क्या हो गया? साधारण वक्र हो गया। ये देखो बिना पेन उठाए अपन इस डायग्राम को बना रहे हैं, इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया? साधारण वक्र हो गया। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र का मतलब क्या होता है? सरल होना चाहिए लेकिन वो बंद होना चाहिए। अच्छा, जैसे अपन बात करें, ये है, ये सरल है और बंद भी है। ठीक है। ये है जो सरल भी है और बंद भी है। लेकिन इसकी बात करते हैं, देखो ये क्या है? बंद तो है लेकिन क्या नहीं है? ये सरल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा डायग्राम। ठीक है। सरल बंद वक्र का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों के, जो कि सरल भी होता है लेकिन क्या होता है? उसके साथ साथ बंद भी होना चाहिए, वो सरल बंद वक्र कहलाता है। ये तो सरल नहीं है, बंद तो है लेकिन सरल नहीं है। ठीक है। आगे अपन बात करेंगे बहुभुज की। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज किसे कहते हैं? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी केवल रेखाखंडों से बना। रेखाखंड का मतलब समझते हो? यानी रेखाखंड वो होता है जैसे अपन एक लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं, रेखाखंड जब भी ड्रॉ करते हैं रेखाखंड फिक्स होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ नहीं सकता। एक मैंने रेखाखंड इधर ड्रॉ कर दिया, इसको अपन आगे नहीं बढ़ा सकते। एक रेखाखंड मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसको नहीं बढ़ा सकते। एक रेखाखंड मैंने ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी रेखाखंड की क्या है? एक सीमा होती है कि यहाँ से यहाँ तक बनाया है, इसको यहाँ से यहाँ तक बनाया, तो इससे ये क्या है? एक डायग्राम बना। इसे ही अपन ने क्या नाम दे दिया? बहुभुज का। बहुभुज समझ में आ गया होगा। बहुभुज क्या कहलाता है? यानी कि केवल रेखाखंडों से बना, रेखाखंड से ही बना होना चाहिए। जैसे मैं यदि डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखो ये मैंने रेखाखंड ले लिए और इसको इस तरीके से मैंने घुमा दिया। अब ये क्या है? एक सरल वक्र तो है, ये सरल बंद वक्र भी है, लेकिन इसको मैं बहुभुज नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि देखो ये भी रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, लेकिन ये क्या हो गया? ये इस तरीके से घुमाव आ गया इसमें, तो घुमाव नहीं आना चाहिए। बहुभुज सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा? रेखाखंड से मिलकर बनेगा। ठीक है। आगे होगी समझ में, उम्मीद करता हूँ। देखो इस तरीके जैसे अपन बात करें इसकी, तो ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड, तो ये क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। ये सारे क्या हैं? बहुभुज हैं। अब इसकी बात करता हूँ, ये क्या है? अब इसको मैंने बनाया, ये देखो बहुभुज तो है लेकिन क्या नहीं है? ये सरल वक्र नहीं है, तो ये रेखाखंड से मिलकर बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है, तो ये क्या हो गया? एक बहुभुज कहलाएगा। तो इसकी बात करते हैं, देखो ये भी रेखाखंड से बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों का वर्गीकरण, अब बहुभुजों का वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपके सामने जो दिखाई दे रहा है त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है? देखो जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। जिसके अंदर अपन बात करें और जिसमें 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है।
और जिसमें 5 भुजाएं वो पंचभुज कहलाएगा, और जिसकी 6 भुजाएं वो षष्ठभुज हो गया। यानी कि इसको डिवाइड कर दिया गया है बहुभुजों में, वर्गीकरण मतलब बहुभुजों को क्या कर दिया गया है, इसमें अलग अलग, जैसे 3 भुजाएं जिसको त्रिभुज कहा गया है, 4 भुजाएं जिसको चतुर्भुज कह दिया है, 5 भुजाएं जिसको पंचभुज बोल दिया गया है, और 6 भुजाएं जिसको षष्ठभुज बोल दिया गया है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण की बात करते हैं तो देखो, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। यानी कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने पर, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। अब इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे मैंने क्या लिया, एक बहुभुज लिया, देखो आपके सामने बहुभुज है कि नहीं? बहुभुज मैंने अभी क्या कहा, रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति, ये रेखाखंड है और रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। अब बहुभुज के अंदर अपन विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण के लिए विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड। अब शीर्ष तो देखो, एक तो ये P है और ये Q भी है, R भी है और S भी है, लेकिन इसने क्या बोला है, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। आसन्न शीर्ष का मतलब ये होता है, यदि इस P को मैं R से मिला देता हूं तो ये इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। ये PR जो एक रेखाखंड बन गया है, ये PR जो रेखाखंड है, यानी ये PR ये अपना क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। फिर इसका मतलब क्या है, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। आसन्न का मतलब, यदि मैं इस बिंदु से कोई विकर्ण खींच रहा हूं तो उसके पास में पास वाले बिंदु से इसको नहीं मिलाना है। यानी कि देखो, यदि मुझे R पे जाना है तो यहाँ से R पे जाऊंगा तो यहाँ पर एक बीच में क्या हुआ, एक पॉइंट रह गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, P और R दोनों आसन्न कोण नहीं रहे, यानी इनके बीच में एक बिंदु रहना जरूरी है। यदि मैं इस P से डायरेक्ट इधर होकर R पे जाता हूं तो यहाँ पर कौन रह गया है, S रह गया। इसका मतलब ये P और R दोनों क्या है, आसन्न कोण नहीं है। आसन्न कोण, यदि P बिंदु की बात करता हूं तो P बिंदु का आसन्न कोण हो गया, इसके जस्ट पास वाला जो बिंदु होगा ना, वही इसका आसन्न कोण कहलाएगा। ठीक है, या आसन्न शीर्ष की बात कर सकते हैं। Q के जस्ट पास में कौन है, R, तो Q का R क्या हो गया, आसन्न शीर्ष हो गया। यानी आसन्न शीर्ष उसके पास वाला, वो उसको छोड़कर बाकी यदि किसी भी बिंदु से इसको मिलाया जाता है तो वो रेखाखंड जो बनता है वो क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। जैसे S और Q मिलाया तो यहाँ पर एक SQ रेखाखंड बन गया, तो SQ रेखाखंड क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। क्योंकि S और Q दोनों क्या है, आसन्न शीर्ष नहीं है। Q का आसन्न शीर्ष P है, Q का आसन्न शीर्ष R है, S का आसन्न शीर्ष P है, S का आसन्न शीर्ष R है, लेकिन S और Q दोनों आसन्न शीर्ष नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, विकर्ण। इसी तरीके से अपन इसमें बात करते हैं। देखो, अब A और B, अब A B को यहाँ पर मिला रखा है तो A B क्या है, A B विकर्ण नहीं है। हाँ, A को मैं किससे मिला दूँ, D से मिला देता हूँ तो AD क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। देखो, इनके बीच में एक रहा कि नहीं रहा, एक पॉइंट रह गया। मैं डायरेक्ट यदि D को मिलाता हूँ तो इसके बीच में एक बिंदु रह गया। ये दोनों क्या आ गए, A और D आसन्न शीर्ष नहीं है। ए का आसन्न शीर्ष जैसे ई हो गया, ए का आसन्न शीर्ष बी है। इसी प्रकार देखो, मैं बी को किससे मिला दूंगा, डी से मिला दूंगा तो बी और डी क्या हो गए, विकर्ण हो गए। ई को किससे मिला दूंगा, सी से मिला दूंगा तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे। समझ में आ गया होगा विकर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा सा और आइडिया लेते हैं इसके बारे में। देखो, अभ्यंतर क्या होता है, यानी किसी भी बहुभुज, मैंने इसके सामने आपके सामने देखो ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसके अंदर वाला जो भी क्षेत्र है, जो एरिया है, वो क्या कहलाएगा, इसका अभ्यंतर कहलाएगा। बहिर्भाग की मैं बात करूं, बहिर्भाग क्या होता है, बहिर्भाग जैसे किसी भी बहुभुज के बाहर वाला जो भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बहिर्भाग कहलाएगा। ठीक है, और अब अपन बात करेंगे उत्तल की। उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या कहलाता है। ठीक है, उत्तल बहुभुज समझिएगा, यानी कोई विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होता, कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होना चाहिए। यानी मैं कोई भी यदि बहुभुज बनाता हूं और उसमें विकर्ण खींचता हूं तो वो विकर्ण कहाँ नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर ही बन जाए। जैसे मैंने देखो इसको ड्रॉ किया, ये क्या, एक बहुभुज हो गया। अब इस बहुभुज में अंदर विकर्ण ड्रॉ करता हूं या विकर्ण में खींचता हूं तो देखो इसके विकर्ण अंदर ही है, बाहर वाले भाग में नहीं है, अभ्यंतर में है। तो अभ्यंतर में है यानी अंदर होना चाहिए उत्तल बहुभुज के अंदर। यदि कोई विकर्ण बाहर होता है तो वो उत्तल बहुभुज नहीं कहलाता। यानी उत्तल बहुभुज के अंदर जो विकर्ण अपन बना रहे हैं वो कहाँ होने चाहिए, उस डायग्राम, उस चित्र के अंदर ही बने हुए होने चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे और ये वाला डायग्राम देखो, इसमें जितने भी विकर्ण बनाए गए हैं ये विकर्ण कहाँ हैं, सारे के सारे अंदर हैं, बाहर नहीं है। जैसे ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अवतल बहुभुज क्या कहलाता है। अवतल बहुभुज देखिए, कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग में होता है। यानी कि कम से कम एक विकर्ण क्या होगा, बहिर्भाग में, यानी कि कई
एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होगा ही होगा, कम से कम एक विकर्ण बाहर होगा। देखिए अब मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। देखो ये वाला जो अपन ने विकर्ण ड्रॉ किया है, विकर्ण खींचा है, तो ये क्या हुआ है, इस चित्र से, इस डायग्राम से बाहर है। यानी कौन से भाग है, बहिर्भाग में। और बहिर्भाग में यदि अपन विकर्ण खींच रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आज अपन इस चैप्टर का जो है बेसिक चीज़ है वो क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो समबहुभुज क्या कहलाता है। समबहुभुज का मतलब, समबहुभुज और विषम बहुभुज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। समबहुभुज, बहुभुज तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी बहुभुज क्या होता है, रेखाखंडों से बनी आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। उसमें भी समबहुभुज क्या होगा, सभी कोण क्या कहलाएंगे, उसमें समान होने चाहिए और सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। यानी सभी कोण और सभी भुजाएं समान होती हैं, वो है आकृति या वो बहुभुज क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। जैसे अब ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल, ये इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब समान भुजाओं वाला। सारी भुजाएं देखो इसकी सारी बराबर होती हैं और प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो देखो इसमें कोण भी समान हो गए और भुजाएं भी समान हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी समबहुभुज हो गया। अब वर्ग की बात करते हैं, स्क्वायर। इसमें देखो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का हो गया, यानी 90 डिग्री का कोण होता है और इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने भुजाएं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, एक समबहुभुज का उदाहरण हो गया आपके सामने। विषम बहुभुज की बात करते हैं, जिसमें कोण और भुजाएं समान नहीं होती, यानी जिसमें कोण और भुजाएं क्या नहीं होती हैं, समान नहीं होती हैं, वे क्या कहलाते हैं, विषम बहुभुज कहलाते हैं। आगे बात समझ में। अब विषम बहुभुज में देखो मैंने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। उनकी भुजाएं देखो, ये 3 ले ली, ये 4 है, ये 5 है, भुजाएं बराबर नहीं है। और कोण भी देखो, ये तो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब आपको पता है बाकी जो शेष 2 कोण हैं, ये सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम होंगे, तो कोण भी क्या हो गए, बराबर नहीं हुए। इसलिए इस कोण को अपन, इस आकृति को अपन क्या बोलेंगे, विषम बहुभुज आकृति बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो बेसिक चीज़ें सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अपन ने जो भी है समतल पढ़ लिया है, उसके बाद वक्र भी पढ़ा, सरल साधारण वक्र पढ़ लिया, सरल बंद वक्र भी पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं जो कि हमारे आगे जो चैप्टर है उसमें काम आने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब जो भी नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका 3.1 अपन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।